ट्वेल्थ के एग्जाम है और आप अभी भी चैनल चैनल घूम रहे हो, तो आपका जो घूमना है इसकी तलाश बंद हुई। हम आपके लिए लेके आए खुशखबरी। हम एक फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके 2024 के एग्जाम्स के लिए ही है, स्पेसिफिकली अकाउंट्स के पेपर के। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल भी अब तक पढ़ाई नहीं की है या फिर पढ़ाई की है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यू शुड नॉट मिस इट। ओके, हाँ जी। तो देखिए, हम आपका अकाउंट्स का सिलेबस तो कंप्लीट करेंगे, टाइमली कंप्लीट करेंगे, एनसीईआरटी के पैटर्न भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और कम टाइम में कंप्लीट करेंगे, इसी वजह से ये फास्ट ट्रैक बैच होगा। बट अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों को करा रहे हो कि इंग्लिश मीडियम वालों? तो दोनों के लिए होगा भाई, ठीक है, दोनों ही तरह के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज से हमने जो भी हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, ये टाइमली हमारा टारगेट रहेगा कि जो आपका 2024 के जो एग्जाम्स हैं सीबीएसई के, ठीक है, या फिर हिंदी मीडियम बोर्ड के, लगभग उसी आसपास ही हैं, ठीक है, उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवा के आपको टाइमली रिवीजन भी दिया जाएगा। तो अगर आपको अब तक कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है या फिर आपने पढ़ा तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आपको एक क्लास जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, और हाँ, इस बात की मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो जो आपको पार्टनरशिप से डर लगता था ना, वो आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस बात का मैं एश्योरेंस आपको बिल्कुल दे सकता हूं। ठीक है, तो चलिए जरा बात करते हैं क्योंकि देखिए ये क्या ना, रेगुलर क्लास के अंदर हम बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है, बट अभी ये फास्ट ट्रैक बैच है तो इसलिए मुझे सब चीज़ों का एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपकी कोई भी क्वेरी होगी वो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं भाई। हमने प्रोप्राइटरशिप कंसेप्ट को तो पढ़ ही लिया है। क्या होती है प्रोप्राइटरशिप आपको अच्छे से मालूम है। प्रोप्राइटरशिप बोले तो एक अकेला मालिक, यही था। जब भी बिजनेस हम नॉर्मली किसी रूप में देखते हैं, जब हम किसी छोटे बिजनेस को देखते हैं, आपके आसपास जो दुकानें हैं वगैरह वगैरह, वो सब क्या होती हैं, वो प्रोप्राइटरशिप होती है। ठीक है, हाँ, ये भारत देश है, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ऐसे कलाकार जरूर मिल जाएंगे जहां पर आपको प्रोप्राइटर कुछ भी लिखा मिलेगा और उसके साथ में एक और व्यक्ति होगा जिसका नाम भी प्रोप्राइटर के आगे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, लेकिन हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि प्रोप्राइटर जो है वो अकेला ही हो सकता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आती है। तो सर प्रोप्राइटरशिप में दिक्कत क्या थी? ये पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप में तो अगर हम बात करें, सिंपल एक ट्रेडिंग P&L बनता था, बैलेंस शीट बनती थी, दैट्स ऑल, हमारा काम हो जाता था, बहुत ही सिंपल प्रोसेस। जब ये पार्टनरशिप का टंटा दिया ना इन्होंने, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है ना, लेकिन कोई नहीं, अब नहीं रहेगा। समझते जरा इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सही जरा, एज द बिजनेस एक्सपेंड्स वन नीड्स मोर कैपिटल एंड larger number of people to manage the business and share the risk। तो देखिए, जैसे जैसे हमारा बिजनेस बड़ा होता है, जितना बड़ा होता जाएगा वो उतना क्या होगा, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो उसके साथ में रिस्क भी बढ़ जाएगा। और अब आपको एक लेवल के बाद और एक्सपेंशन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से लगाना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति है, क्या वो सारी चीजों को मैनेज कर सकता है? नहीं कर सकता भाई। जब बिजनेस बड़ा हो गया ना, वो एक जगह देखेगा तो इतने में दूसरी जगह नुकसान हो चुका होगा। ठीक है, कर्मचारी के भरोसे सारे काम नहीं किए जा सकते हैं, है ना। हमें ऐसा एक पर्सन चाहिए होता है जिसको हमारे जितना ही इंटरेस्ट हो उस बिजनेस को बढ़ाने में। तो वो कौन हो सकता है? वो ऑब्वियसली एक पार्टनर हो सकता है। ठीक है जी। तो इन सच अ सिचुएशन पीपल यूजुअली अडॉप्ट द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फर्म्स हैज इट्स ओन पेक्युलरिटीज, इसके अपने फायदे हैं। ठीक है जी,
तो देखिए जरा क्या फायदा है जी। एज अ पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन टू और मोर पर्सन कम टुगेदर टू एस्टैब्लिश बिजनेस। दो या दो से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने आपस में बिजनेस करने की ठानी है, उसके प्रॉफिट लॉसेस को बांटने की एक दूसरे से सहमति कर ली है। ठीक है जी। ऑन मैनी इश्यूज अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट देयर मे नॉट बी एनी स्पेसिफिक एग्रीमेंट। मतलब हो सकता है वहां पर एग्रीमेंट हो बट जरूरी नहीं है। यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है देयर मे नॉट बी, मतलब हो सकता है बट जरूरी नहीं है। ठीक है। तो इन सच अ सिचुएशन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। वहां पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धाराएं लग जाती है। ठीक है जी। तो चलिए जरा समझते हैं जरा, हमने देख तो लिया यार क्या कारण हुआ, क्यों हमें पार्टनरशिप की जरूरत पड़ी। तो हमने देखा भाई एक व्यक्ति अकेला बिजनेस कर रहा था, अब इसको आगे एक्सपेंशन करने के लिए, रिस्क शेयर करने के लिए और पैसा लगाने के लिए किसी एक दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ गई है। ठीक है जी। तो सर क्या पता इसके पास ही काफी पैसा होता, पैसा हो सकता है बिल्कुल काफी होता, बट व्यक्ति के पास एक लिमिट होती है। और उसके साथ साथ अगर हम दूसरे व्यक्ति को रखेंगे अपने बिजनेस में एज अ पार्टनर तो क्या होगा, वो उसके साथ साथ हमारे बिजनेस का रिस्क भी बियर करेगा। ठीक है। इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी, अगर वहां पर कोई रिस्क होता है, कहीं कोई नुकसान होता है, तो हमारा साझेदार भी उसे बराबर के लिए झेलने का हकदार बनेगा। सिर्फ लाभ में साझेदार नहीं है वो, हानियों में भी साझेदार है। ठीक है जी। तो बहुत सारे फायदे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं इसका नेचर क्या है पार्टनरशिप। व्हेन टू और मोर पर्सन जॉइन हैंड्स टू सेट अप अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, दे आर सेड टू बी इन पार्टनरशिप। ये तो वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई कि सर शादीशुदा कौन, जिसकी शादी हो रखी है, किसी से किसी की शादी हो गई तो वो शादीशुदा है। ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, इसे अदरवाइज ना लें। ठीक है। हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो ठीक है। हाँ जी। तो देखिए अगर दो व्यक्ति आपस में मिलकर हाथ मिलाते हैं बिजनेस करने के लिए तो उन्हें क्या कहा जाता है कि ये दोनों साझेदारी में हैं, अर्थात ये दोनों आदमी साझेदार हैं। अब वो जरूरी नहीं दो ही हों, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम दो होने चाहिए। ठीक है। इतना चलेगा। ठीक है जी। अब यहां पर बात करता है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4। ठीक है जी। कौन सी धारा, धारा 4 किसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका सेक्शन 4 क्या कहता है, रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहे देखो दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिले हैं, उन्होंने आपस में सहमति की है कि हम मिलकर बिजनेस करेंगे, उनसे होने वाली लाभ हानियों को बांटेंगे। और ध्यान देना यहाँ पर बिजनेस वो सारे मिलके भी कर रहे हो सकते हैं, या फिर उन सारों की तरफ से उन्होंने किसी एक पार्टनर को अपॉइंट हो रखा है कि हम तेरे को जानते हैं भाई, हमें बिजनेस का ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, हमने पैसा लगा दिया है भाइयों बहनों, और अब आपको यहां पर देखकर चलना है। ठीक है। तो ये तो बात हुई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। ठीक है जी। आगे चलते हैं जरा। ठीक है। अभी थोड़ा सा बेस बनाना जरूरी है, आपको सब स्लाइड बना वो करवा समझाऊंगा मैं। ठीक है। अभी जो है थोड़ा सा बेस जो है यहाँ पर बनाना जरूरी है, उसके बाद फिर मैं आपको कहीं और की सैर कराऊंगा। पर्सन हु हैव एग्रीड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। मतलब ये व्यक्ति, अगर हम इसकी अकेले की बात करें तो ये क्या बन गया, ये बन गया पार्टनर। क्या बन गया जी, पार्टनर। ठीक है जी। एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म, अगर ये दो ही साझेदार हैं तो इन दोनों को मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड फर्म। ओके बॉस, ओके जी। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड कॉल्ड फर्म्स नेम, वो फर्म का नाम होगा। ठीक है जी। अब पार्टनरशिप हम हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी,
ये पॉइंट ध्यान में रखिए जरा, इसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं होता अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। जो साझेदार उस साझेदारी को बना रहे हैं उन्हीं के साथ इसका अस्तित्व है। मतलब क्या, अगर उनके बीच में आपस में खटपट हो गई और वो साझेदार कोई भी वहां पर नहीं रहा, वो कहते हैं हमारी साझेदारी नहीं रही, तो साझेदारी फर्म भी नहीं रही। ठीक है। सो दस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, वो हमें समझने पड़ेंगे भाई। तो हमें समझना पड़ेगा कि फीचर क्या क्या है पार्टनरशिप के। ठीक है जी, जस्ट अ सेकेंड यहां पर जी। तो आइए जरा बात करते हैं। इन ऑर्डर टू फॉर्म पार्टनरशिप देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 व्यक्ति हों। अरे अकेला था जब भाई, उसको तो क्या बोलते थे, उसको बोलते थे प्रोप्राइटरशिप। जब 2 या 2 से ज्यादा हुए तभी तो वो पार्टनर बने। ठीक है, तो मिनिमम कितने हो गए? 2। There is however a limit on the maximum number. By the virtue of section 464 of Companies Act 2013, the central government is empowered to prescribe maximum number of partners in a firm. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कितना अलाउ कर सकते हैं भाई, और उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, बट द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 100. The central government has prescribed the maximum number of partners in a firm to be 50. कहना क्या चाह रहे, देखिए लॉ में लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वो क्या कहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं 100, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो जितना कहेंगे उतने हो जाएंगे, बट मैक्सिमम 100 रहेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन किया है भैया 50 तक पार्टनरशिप चलेगी, उसके ऊपर आपको किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस पे जाना पड़ेगा। ठीक है जी, अब वो कौन सा होता है, जो कि यूजुअली कंपनी होता है। ठीक है, वैसे एक नया कंसेप्ट भी आया हुआ है इंडिया में LLP का, बट अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप क्या है, रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन टू डू बिजनेस। उन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक एग्रीमेंट है, उनकी आपसी सहमति है, तभी पार्टनरशिप है, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है जी, बिजनेस के ध्यान देना जरा, वो जो 2 या 2 से व्यक्ति जो चिन्नू मिन्नू जो भी इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने बिजनेस करने के लिए आपस में सहमति की हो। ये नहीं कि दोनों मिलते हैं चल भाई जाके कहीं पे घूम के आते हैं कि हम दोनों ही गए थे जी, तो भैया ये पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, या फिर हम दोनों मिलते हैं और चल भाई कुछ एडवेंचरस काम करते हैं, तो ये भी पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है जी, अब वो एडवेंचरस काम अगर बिजनेस की कैटेगरी में आता है, मतलब क्या लाभ कमाने के उद्देश्य से है, तो वो पार्टनर्स माने जाएंगे। ठीक है जी, म्यूचुअल एजेंसी, मतलब क्या आपसी सहमति जरूरी है। अब सर आप कहोगे जी देखो पार्टनरशिप में आपसी सहमति मतलब क्या, भाई ये जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, उसे बिजनेस करना है, अब वो दूसरे का जाके कान पकड़ता है, ओए चल बे मेरे साथ पार्टनरशिप करेंगे, दोनों मिलके प्रॉफिट कमाएंगे, बहुत अच्छे से खाएंगे, ऐसे नहीं चलता भैया। जब उसकी राजी नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं है, आपस में उनकी म्यूचुअल कंसेंट होनी जरूरी है। ठीक है जी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज दैट, वो क्या करेंगे, लाभ और हानियों को बांटते हुए होने चाहिए। लाभ और हानियों को बांटते हुए होने चाहिए, तभी हम उन्हें पार्टनर्स कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ये बिजनेस कर रहा था, उसने कहा चल बे बिजनेस करेंगे, मेरे पास काम है, तेरे को मैं 10,000 रुपये महीना दूंगा, तो इसका साझेदार बन गया, बताना जरा। अरे नहीं बना भाई, ये कौन है, ये इसका एम्प्लॉय है,
हिंदी में बोले तो कर्मचारी, ये है कर्मचारी। ठीक है जी, ये अपने कर्म करता है तो इसको चारा मिलता है, इसलिए कर्मचारी है। ठीक है। खैर चलो, किसी भी जॉब वाले के लिए हम कोई भी प्रोफेशन या कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है, अन्यथा इसको किसी और जगह पर ना लें। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या कहते हैं? ईच पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली विद ऑल द पार्टनर्स एंड सेवरली टू द थर्ड पार्टी। कहना क्या चाह रहे हैं भाई साहब? मान के चलिए 3 पार्टनर हैं, थर्ड पार्टी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम आपको इतना सामान भेजेंगे, नहीं भेज पाए, थर्ड पार्टी ने कर दिया केस। थर्ड पार्टी ने कर दिया केस। अब ये बताओ, इसकी जिम्मेदारी जो है सामान पहुंचाने की इसकी थी, तो केस सिर्फ इसी पे कर सकता है? ना 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 ना, ये तीनों की जिम्मेदारी थी, साझेदार तीनों हैं। ठीक है जी, ये इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पर भी ये लायबल हैं। व्यक्तिगत तौर पर कैसे? मान के चलो ये भाग गया, अब ये दोनों रह गए। अब क्या ये ऐसे कह सकते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, उसको डिलीवर करना था? नहीं भैया, आप ऐसा नहीं कह सकते। वो इंडिविजुअली भी लायबल हैं और जॉइंटली भी लायबल हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब क्या, ये व्यक्ति चाहे तो सीधा इसके ऊपर केस ठोक सकता है। ठीक है, ये व्यक्ति चाहे तो इसके ऊपर भी केस ठोक सकता है। अब आप कहोगे साहब ऐसा कैसे? भाई वो पार्टनर जरूर था, उसका नाम नहीं पता था, तो ये इसके नाम से कर देगा, मतलब लायबिलिटी आएगी तीनों की। ठीक है, तो इसलिए कोई भी संशय ना पालें कि सिर्फ उसके ऊपर होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो इंडिविजुअली और जॉइंटली दोनों तरीके से लायबल। ठीक है, देखिए अब एक नया कंसेप्ट आता है निकल के पार्टनरशिप डीड का। पार्टनरशिप डीड बोले तो एग्रीमेंट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, भैया ऐसे ऐसे हम लाभ हानि का विभाजन करेंगे, किसी डिस्प्यूट की अवस्था में ऐसा किया जाएगा, कैपिटल पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ड्राइंग पे इतना इंटरेस्ट काटा जाएगा, जो जो भी बातें उसमें लिखी होनी चाहिए वो उसमें लिखी होती हैं, अगर पार्टनर्स ने आपसी सहमति से एक एग्रीमेंट बनवाया हुआ है। ठीक है, बट जरूरी है क्या कि जहां पर पार्टनर्स है, पार्टनरशिप है, वहां पर पार्टनरशिप डीड होगी ही? जी ऐसा नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सिंपली जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस हैं वही लागू हो जाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सब ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं बिकॉज ये एक फास्ट ट्रैक हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जी, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट क्या क्या होते हैं? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड मेन बिजनेस, सारे पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कितनी कितनी वो कैपिटल देंगे। फिर उसके बाद में अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म, कब से कब तक आप अकाउंटिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अपना हिसाब किताब रखते हैं, या फिर आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अपना हिसाब किताब रखते हैं। ठीक है जी, उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग पीरियड। देन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है उसके बारे में भी बताना पड़ेगा इसमें। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, कैसे कैसे खाते चलाए जाएंगे, कौन उनकी तरफ से ऑथराइज सिग्नेटरी होगा। ठीक है ना, ऑथराइज सिग्नेटरी बोले तो किसके साइन से बैंक के कार्य हुआ करेंगे। ठीक है, अब हो सकता है तीनों हो सकते हैं, या हो सकता है कोई एक भी हो सकता है, वो जैसी उनकी इच्छा। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, उसमें लिखा हुआ होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन ड्राइंग वगैरह जो भी अप्रोप्रिएट लगेगा इनका। मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इफ एनी, तो देखिए पहली बात यहां से एक और निकल कर आती है कि क्या पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कराना जरूरी होता है। आप सब कहोगे सर ऑडिट क्या होता है? सिंपली अभी के लिए ये समझ लो चेकिंग। ठीक है, तो क्या इसके खातों की चेकिंग करानी जरूरी है बाय आ चार्टर्ड अकाउंटेंट? तो नहीं जी, पार्टनरशिप के खातों की चेकिंग करानी जरूरी नहीं है। ठीक है जी, इसकी आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप बढ़ोगे कि जैसे आपका पार्टनरशिप में बिजनेस थोड़ा सा भी बढ़ता है, ठीक है, ज्यादा लिमिट्स पे मैं नहीं जाऊंगा, तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी जरूर आ जाती है। ठीक है जी, बट नॉर्मली इसका ऑडिट नहीं होता है।
सैलरीज कमीशन इफ पेबल टू एनी पार्टनर, अगर आपने किसी पार्टनर से सैलरी की भी बात कर रखी है कि आपको सैलरी मिलेगी या कमीशन मिलेगा, ठीक है। ड्यूटी राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, किसका क्या राइट रहेगा, क्या ड्यूटी रहेगी, क्या उसका सब सिस्टम रहेगा, ठीक है। ओके। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो भैया उसका भुगतान कौन करेगा और कैसे करेगा, ये वहां पर लिखा हो सकता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म बंद होगी तो कैसे करेंगे, ठीक है जी। देन मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, ठीक है जी, कि अगर उनमें आपस में डिस्प्यूट होता है तो वो कैसे सुलझाया जाएगा। अब यहां पर इस पॉइंट पे आते हैं। नॉर्मली द पार्टनरशिप डीड कवर्स ऑल मैटर्स अफेक्टिंग रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स अमंग देमसेल्व्स, क्या उसमें लिखा होता है। However, if there is no express agreement on certain matter, the provision of Indian Partnership Act 1932 shall apply। ये बात ध्यान देने की है यहां पर, ठीक है जी, ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान में रखना है जी। क्या कह रहे हैं कि वैसे तो इसमें लिखा होता है कि डिस्प्यूट के केस में क्या क्या करना है, बट अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो वहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। स्वाहा। चलिए आगे चलते। तो यहां पर हमने कुछ टॉपिक्स देखने हैं। पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैसे क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान देने की बात है। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल contributed by him in the firm as a matter of right। वो कह नहीं सकता मेरा राइट है, नो 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 नो। However, interest can only be allowed when it is expressly agreed to by the partners। Thus, no interest on capital is payable if partnership deed is silent on the issue। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि भैया कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं लिखा है तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स इफ देयर इज नो मेंशन इन डीड। मतलब क्या, अगर डीड में लिखा हुआ है तो ड्राइंग्स पे उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यस भाव देना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल पे इंटरेस्ट उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, बट अगर डीड में लिखा है तो देना पड़ेगा, ठीक है। ओके बात। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो है ये पॉइंट ध्यान का है, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं भैया अगर कुछ नहीं लिखा कैपिटल के बारे में तो इंटरेस्ट नहीं देना, ड्राइंग्स नहीं देना, लोन अरे देना भाई देना है, कुछ नहीं लिखा तो भी देना, यही तो बात है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से समझ रहा, ध्यान से देखिए। इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस्ड loan to the firm for the purpose of business, he or she shall be entitled to get an interest on the loan amount at the rate of 6% per annum। उसे 6% सालाना के हिसाब से ब्याज लेने का अधिकार है, ठीक है ठीक है ठीक है। नीचे देखो नीचे। हाँ जी, तो देखिए रेम्युनरेशन ऑफ फर्म्स, रेम्युनरेशन फॉर फर्म्स वर्क, मतलब क्या, आपने फर्म का कोई कार्य किया उसके लिए क्या आपको रेम्युनरेशन मिलेगी। रेम्युनरेशन बोले तो कोई पेमेंट मिलेगी क्या, अरे भैया आप मालिक बन के बैठो, क्या टुच्ची बातें करते हैं यार, आपने लेना प्रॉफिट, रेम्युनरेशन की क्या बात करते हो। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा भैया, बट अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में एक्सप्रेसली लिखा है, ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि क्योंकि एक पार्टनर हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा फर्म को दे रहा हो, उसके पास कुछ तकनीकी ज्ञान एक्स्ट्रा हो, या वो जो भी चीजें हैं वो उनसे ज्यादा समय दे रहा है, तो किसी भी वजह से ये किसी पार्टनर को अलग से कुछ पेमेंट मिल सकता है, उसको सैलरी वगैरह भी दी जा सकती है, बट जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो। आइए जरा पढ़ते हैं। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी, बिल्कुल सही है जी, और अदर रेम्युनरेशन टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस unless there is a provision for the same in the partnership deed। ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहां तक मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और डबल बार लाइक मत करना, ठीक है, सिंगल ही काफी है। हाँ तुम्हें कुछ नहीं करना रहा है को, तुम बाद में, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, यहां पर हम कुछ स्पेशल एस्पेक्ट इसके देखने वाले, ठीक है जी।
क्या क्या हमने टॉपिक देख रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स, कैसे कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। हिंदी वाले परेशान ना हो, सब कुछ होगा, हिंदी में भी होगा, ठीक है, कतई बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर टॉपिक समझना है, उसके बाद आप उसे इजीली कर पाओगे, ठीक है। आप अपनी बुक उठा के देखोगे तो आपको एज इट इज मिलेगा, सेम टू सेम, ठीक है जी। एडजस्टमेंट फॉर रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट, आपने पूर्व किसी समय में किसी साल में गलत प्रॉफिट बांट दिए थे, उसका एडजस्टमेंट आपको करना है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है जी। तो देखते हैं जरा, आइए जरा देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना खींचे, ठीक है, बट आपके सहयोग की इसके अंदर विशेष आवश्यकता है, ठीक है। तो इसलिए अपना सहयोग बनाए रखें, धैर्य से बैठे रहें, पानी वानी पी लें, घर पे बैठे हैं और कुछ आवश्यकता हो तो चाय भी पी सकते हैं, ठीक है, बट सोना नहीं। चलिए जी देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। चलिए जी मेंटेनेंस करते हैं, इसका क्या करेंगे। देयर आर टू मेथड्स बाय विच कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर कैन बी मेंटेन्ड। पहला फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आइए बच्चों इसको समझते हैं जरा होता क्या है। देखिए ट्रीटमेंट भी समझेंगे, बट यहां से थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल ला रहा हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझ के चलना है। और फिक्स्ड कैपिटल, पार्टनर हैं ए बी सी, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, दिख रहा। पार्टनर है ए बी सी, सपोज करिए इसने लगाए हुए हैं 5 लाख रुपए, इसने लगाए हुए हैं 3 लाख रुपए, इसने लगाए हुए हैं 2 लाख रुपए, ठीक है। टोटल इस तरह से फर्म की कैपिटल। अब होके क्या चल रहा है, यहां पर इनका कुछ लेन देन चल रहा है। अब मान के चलिए फर्म को इस बार इनका अनुपात वही है 5-3-2 का, ठीक है। तो 1 मिनट, अब इनका अनुपात जो है वो 5-3-2 का है, तो इनको प्रॉफिट हुआ है सपोज करिए 1 लाख रुपए का। अब इसको बांटा जाएगा, इसको मिल जाएंगे 50,000, इसको मिल जाएंगे 30,000, इसको मिल जाएंगे 20,000। हाँ जी, तो देखिए इतना इतना हमने इनको प्रॉफिट बांट दिया। अब देखो दो बातें, पहली बात पार्टनर ये कह रहे हैं भाई देखो मेरी बात सुनो, आपके पहले 5 लाख रुपए लगे हुए थे, 50,000 आपका प्रॉफिट हो गया, मतलब आपकी कैपिटल हो गई 5 लाख, ठीक है। इस वाले भाई साहब की बात करें तो इनकी 3,30,000 हो गई, इन वाले भाई साहब की बात करें तो 2,20,000। मतलब क्या, जितना कैपिटल था, अब जो भी एडिशन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, अगर और कुछ लेना है वो उसमें जुड़ गया, ठीक है ना। जो भी मतलब उसमें सेटलमेंट करना है, अगर लॉस होना है, लॉस हुआ है, वो उसमें से कट जाएगा। तो मतलब मेन बात क्या है कि अगर आपका जो भी बाद में ट्रांजेक्शन हो रही है उसका इफेक्ट आपके कैपिटल अकाउंट पे पड़ रहा है, उसी से आपकी कैपिटल बढ़ रही है या कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यानी कि क्या, हिंदी वाले परिवर्तनशील पूंजी, इसको बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी, ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड अगर वो कहते हैं भाई मेरी बात सुनो, ये कैपिटल तो इतनी रहेगी जितनी थी, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। आप ये जो आपके प्रॉफिट हैं या और भी जो कुछ लेन देन होगा वो आप एक अलग खाते में रखो, जिसको जिसको हम नाम दे रहे हैं जी करंट अकाउंट। और कैपिटल रह गई आपकी फिक्स। अब मान के चलिए आपको हो गया लॉस, बिजनेस में हो गया लॉस, ठीक है। और लॉस कितने का होगा जी, लॉस भी तगड़ा ही हो गया। ऐसा कुछ कि मान के चलिए आपकी पूरी कैपिटल जितना लॉस हो गया, 10 लाख का लॉस हो गया फॉर एग्जांपल, मान के चलिए।
तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो फिर तो आपकी कैपिटल पूरी जानी चाहिए, जीरो नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो इन दैट केस वो क्या कहेंगे, देखो कैपिटल तो आपकी वही 10 लाख लगी हुई है, अब जो 10 लाख आपको जो लॉस हुआ है वो लेके आइए भैया, किस हिसाब में, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। मतलब क्या कि जब भी फिक्स कैपिटल होगी तो वो साफ कह देंगे भाई ये कैपिटल फिक्स है, इसको छेड़ियो मत, इसको भूल जाओ, ये तो लगी हुई है। अब जो भी कुछ होगा वो अलग से होगा एक अकाउंट के थ्रू, जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। ये कौन सा मेथड है, ये बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। सिंपल बात, इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट कैपिटल अकाउंट पे जा रहा है, उसी से कैपिटल बढ़ रही है या कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों का बेसिक्स समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए ये फिक्स कैपिटल मेथड में है, इसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक है जी, कैपिटल में देखिए जरा, अमाउंट आया परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, आपका यहां पर ओपनिंग बैलेंस आ गया कैपिटल का, सपोज करिए जो हमने 5 लाख लिया था तो वो 5 लाख यहां पे आ गया। ठीक है, अगर आपने और कोई कैपिटल लगाई तो यहां पे आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने कोई विड्रॉल की तो वो यहां पे आएगी। मतलब क्या, कैपिटल में ही अगर कुछ एप्रिसिएशन या डिलीशन हो रहा है कैपिटल के नाम से ही, कैपिटल के नाम से बोले तो भैया पार्टनर साहब कह रहा है मैं इतनी अपनी कैपिटल बढ़ा रहा हूं, मेरे पहले 5 लाख रुपए लगे हुए थे, अब हमें बिजनेस करना है, एक्सपेंड में 5 लाख और लेके आ रहा हूं, तो आपकी कैपिटल जो है 10 लाख होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आपने 5 लाख की कैपिटल थी प्लस 5 लाख का आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड से अपना अकाउंटिंग करते हैं तो आपकी कैपिटल फिर भी 5 लाख ही रहेगी, 5 लाख आपका करंट अकाउंट में रहेगा। उम्मीद करता हूं यहां पर क्लैरिफिकेशन आपको आ गई होगी। नहीं सर थोड़ा सा भी और इसमें एलाबोरेट कीजिए। बिल्कुल करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं। देखिए जैसे ही अगर मैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फर्म में पैसा आता है, क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नाम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, जितना भी है चाहिए 5 लाख जो भी है, हो गया। अब नेक्स्ट इसकी अगर हम पोस्टिंग करेंगे तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय साइड में चले जाएगा। ठीक है जी, ये कोई ओपनिंग बैलेंस था यहाँ पे आ गया, और ये जो आपने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे आ गया। अब आपने कोई कैपिटल का पैसा निकाल के ले गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये यहाँ पर आ गया टू बैंक, यहाँ से पैसा निकल गया। मतलब ये दो ही एंट्री का इफेक्ट इस कैपिटल अकाउंट में दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। मतलब साफ बात कहें तो भैया 5 लाख रुपए आपने जो लगाए थे वही हैं, आपने जो 5 लाख रुपए कमा लिए वो जाएंगे भैया यहाँ पर, किसमें, करंट अकाउंट में। अगर आपने कोई लॉस कर लिया तो वो इधर आएगा। बताइए बात समझ में आती है? ठीक है जी, बेसिक्स को समझो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बिल्कुल करा के चलूंगा मैं, बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ूंगा यार। ठीक है, बट बेसिक्स पकड़ो। वो क्या कहना चाह रहा है, कहते हैं देखो अगर आपने 5 लाख रुपए लगाए थे और आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, पहली बात आपका, जस्ट अ सेकंड इसको हटा दूं जरा मैं, हाँ जी, तो देखिए आपने 5 लाख रुपए लगाए थे, ये आपकी कैपिटल थी, 5 लाख रुपए का आपका हो गया प्रॉफिट। अब मैं इसमें दोनों मेथड की बात कर लेता हूं। अगर है फिक्स्ड कैपिटल मेथड तो आपकी कैपिटल कितनी है, 5 लाख वही भैया बस। ठीक है, और वो जो 5 लाख आपने जो कमाए हैं वो आपके पहुंच जाएंगे करंट अकाउंट, सिंपल बात। ठीक है जी, अगर फिर है आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो 5 लाख की आपकी कैपिटल थी प्लस 5 लाख रुपए आपने कमा लिए, वो भी इसी में जुड़ जाएंगे, यानी कि आपकी टोटल कैपिटल हो गई 10 लाख। मतलब समझ में आ रहा है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हुआ तो जो भी बढ़ेगा या घटेगा वो कैपिटल ही बढ़ जाएगी, अब कैपिटल ही घट जाएगी। ठीक है जी, बट अगर फिक्स कैपिटल मेथड हुआ तो कैपिटल को छेड़ना नहीं है, कैपिटल सिर्फ और सिर्फ तभी छेड़ी जाएगी जब कैपिटल में कुछ एप्रिसिएशन होगा या कुछ डिलीशन होगा, मतलब उसके अंदर कुछ बढ़ोतरी होगी या कुछ कमी होगी, तभी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी। अदरवाइज प्रॉफिट से लॉस से किसी चीज से वो नहीं घटेगी बढ़ेगी, अगर आपका फिक्स कैपिटल मेथड है तो। बताइए भाई, यहां तक उम्मीद करता हूं आप सभी साथ साथ हैं। ठीक है जी, अगर साथ हैं तो बस साथ जरूर निभाते रहिए,
आपसे हम इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अब जरा हम और आगे बढ़ते हैं। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ये हमने देख लिया, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं डाल दूंगा इसे डिस्क्रिप्शन में। ये जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये मैं डाल दूंगा, बिल्कुल आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं, इजीली आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड में 2 बनते हैं, कौन कौन सा, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट बनता है। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक कैपिटल ही बनता है, उसी में जो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ जो कुछ हुआ सब उसी में हो जाएगा, ठीक है जी। तो आगे ज़्यादा मैं अभी बात नहीं कर रहा है इसके बारे में, ठीक है, ये आप सिंपली पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। The profits and losses of the firm are distributed among partners in an agreed ratio। भैया ये क्या होता है, ये क्या होता है एग्रीड? बोले तो उनके आपस में जो भी सहमति हुई थी उसी रेशियो में क्या होगा, यहां पर बांटा जाएगा प्रॉफिट, ठीक है जी। However, if a partnership deed is silent, the firm's profit and losses are to be shared equally by all the partners। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो बराबर बराबर सभी बांटेंगे, ये बात हम, ठीक है जी, जानते हैं। आप कहोगे सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो मेरे भाई, सबकी समझ नहीं पड़ती यार, ठीक है ना, हम जानते हैं आप होशियार हो, ठीक है। तो चलिए, लेकिन हमारे साथ कुछ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं भाई जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, सभी प्रकार के बच्चे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है, मियरली एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। इसमें होता क्या है, तो भैया अंग्रेजी वाले बच्चे तो करेंगे सर देखो नाम से पता चल रहा है, नाम क्या है इसका, इसके नाम में जुड़ा हुआ है एप्रोप्रिएशन, बोले तो बंटवारा, है ना। मतलब क्या, जो आपने प्रॉफिट लॉस जो भी कमा लिया उसमें से अगर आप कुछ बांट के कुछ अलग निकालना चाहते हो तो वो जो जो भी कुछ होगा प्रॉफिट लॉस जो हो गया उसके बाद उसका कुछ अलग, सपोज करिए आप कह रहे जी रिजर्व में पैसे अलग से रख लो थोड़े से, है ना। रिजर्व में कितने रखना चाहते हो जी, आप कह रहे हो जी 5 लाख का प्रॉफिट था उसमें से 2 लाख रिजर्व में डाल दो बाद में काम आएगा। तो ये जो भी कुछ ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, ऐसे वाला जो भी होगा वो सब क्या होगा, एप्रोप्रिएशन कहलाएगा, ठीक है जी। तो आइए जरा इसकी जनरल एंट्री में बात करते हैं, यहां पर जरूरी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहली बात, बैलेंस कौन सा होता है। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं कि प्रॉफिट होगा तो उसका बैलेंस क्रेडिट होगा, और अगर लॉस होगा तो उसका बैलेंस होगा डेबिट, ठीक है जी। अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को बता देना, ठीक है, मैं इस पे भी आपको क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, बट आई होप आपने 11वीं में इतना पढ़ा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस यानी कि नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो हम उसे क्रेडिट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे भैया, उसे करेंगे खत्म, और किस में डाल देंगे, उसे डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है जी। हमने यानी कि पी एंड एल से किस में डाल दिया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब जो भी पैसा लिया जाएगा वो एप्रोप्रिएशन से लिया जाएगा, जो बच जाएगा वो सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई प्रॉफिट की, अगर क्रेडिट था तो उसे हमने डेबिट किया और डाल दिया इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सिंपल बात। बट अगर हुआ आपको लॉस, लॉस मतलब डेबिट बैलेंस है, तो भैया इसको करना पड़ेगा क्रेडिट, ठीक है। ये आप भली भांति जानते हो कि अकाउंट्स के अंदर जो भी चीज खत्म करनी हो उसके बैलेंस का उसे उल्टा बैलेंस कर दो तो वो निपट जाता है, जैसे एलोपैथी में ट्रीटमेंट होता है। ज़्यादा हमें नहीं पता है बट थोड़ा थोड़ा इतना एक जेनरिक नॉलेज है कि जैसे जो भी आपकी बॉडी में दिक्कत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसे कम करने की दवाई दी जाती है, उसके उल्टा जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका, जैसे आपकी कोई बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको कम करने की दवाई दे दो, ठीक है। आपका बीपी बढ़ रहा है तो कम करने की दवाई दे दो, कम हो रहा है तो उसे बढ़ने की दवाई दे दो। तो ये
यहां पर कुछ एज इट इज ये सीन चलता है, ठीक है। ओके जी, ओके ओके अप्रूव सर, बस बस इतना एक्सप्लेनेशन काफी है, ठीक है भाई, हम समझ गए आपकी बात, समझ गए, हम समझ गए भैया, ठीक है जी। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ कर रहे हैं, ये कब अलाउ होगी? हमने याद है हमें जब ये लिखा हुआ था कहां पर, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था भैया, तभी 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 ऐसा हो सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, क्यों यार, फर्म का खर्चा ये भाई, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये बैलेंस होगा क्रेडिट, बट फर्म के P&L में ये बैलेंस होगा डेबिट, ठीक है जी। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो ये हमने कर दिया डेबिट, और हम क्या कर रहे हैं, इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को इंडिविजुअली क्रेडिट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं, तो सपोज करिए 3 पार्टनर हैं, तो हम क्या करेंगे यहां पर एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, ठीक है जी। इस प्रकार हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। वो आप कहोगे सर कैपिटल अकाउंट तो लगा दो, अरे यार होशियार बच्चे, ठीक है। तो इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी, मतलब क्या, उनके इंडिविजुअली कैपिटल अकाउंट्स में बैलेंस ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। हमने अब क्या किया, अब क्योंकि ध्यान देना जरा, हमने P&L का जितना भी बैलेंस था कहां पे पहुंचा दिया था, हमने पहुंचा दिया था P&L एप्रोप्रिएशन में भैया, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे P&L एप्रोप्रिएशन से डिडक्ट करेंगे, खर्चा है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम नॉर्मली क्या करते थे, हम कोई भी खर्चा होता था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, खर्चे जितने भी होते हैं वो आपको याद होगा क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, सैलरी पे की टू बैंक, ध्यान से मेरे भाई, ध्यान से, यहीं पर जो है बच्चे लैग करते हैं, यहीं पर लैग करते हैं, ठीक है। ये वो जगह है जहां पर आकर उन्हें कहते हैं कि हाँ दिक्कत हो रही है, बट मैं चाहता हूं कि अब आपको कोई इसमें दिक्कत ना बचे, ठीक है। फिर भी कुछ रहती है तो यार कमेंट करके मेरे को बताओ ना। तो देखिए सैलरी, सैलरी आपने की डेबिट, अब क्या करते हैं आप उसे P&L में डाल के उस खर्चे को हटा देते हैं, ठीक है जी। ये देखो सैलरी यहाँ पर डेबिट थी, सैलरी यहाँ पर क्रेडिट हो गई, खत्म इसका काम। मतलब क्या कि ये जो पैसा है ये जाके P&L में डेबिट हो चुका है, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि हमारा प्रॉफिट कहाँ पे पड़ा है, वो पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है जी। बट अब अगर हम बात करें, हमने थोड़ी देर पहले ही जैसे ही हमारा सारा प्रॉफिट क्लियर हुआ था, हमने उसे ट्रांसफर कर दिया था किसमें, उसे हमने ट्रांसफर कर दिया था भैया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है जी। तो अब ये पैसा जो है हमें कहां से लेना पड़ेगा, तो हमें लेना पड़ेगा पैसा P&L एप्रोप्रिएशन से। तो हम क्या कर देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है जी। और अगर समझ में आ रही है तो भाई जरा कमेंट करके बता दो कि समझ आ रहा है, किसी पॉइंट में दिक्कत है तो वो भी बता दो, हम उसकी पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो टॉपिक जरूर समझाया जाए। हाँ जी, देन बात करते हैं जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो अगर हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हमने, तो क्या था, खर्चा, और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो वो क्या था, फायदा। क्यों, इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा, इनके कैपिटल अकाउंट बढ़ रहे थे उतने पैसे से, अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो। बट अगर नहीं भी कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड से कर रहे हैं, तो भी पैसे तो उनके खाते में चले जा रहे हैं, वो बस अलग नाम से डल रहे हैं करंट अकाउंट। यही बात है, समझ में आ रही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो इसमें पार्टनर्स को क्या था, फायदा था, फर्म का खर्चा था। बट
अब अगर हम बात करें किसकी, हम जरा बात करते हैं जस्ट अ सेकंड। हम बात कर रहे हैं भैया जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इधर फर्म पे इसका क्या इफेक्ट है, इधर पार्टनर पे इसका क्या। तो देखिए ड्राइंग जो है कौन करके लेके जाता है, ड्राइंग बोले तो पैसा निकालना, फर्म से पैसा निकालना, बिजनेस से पैसा निकालना, किसने निकाला, पार्टनर ने निकाला। तो अब इसका पैसा इसके खाते से डिडक्ट होगा, फर्म को क्या आ जाएगा, फर्म को मिलेगा रेवेन्यू, फर्म का है फायदा। हमने वहां पर क्या किया था, पी एंड एल अकाउंट को, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने वहां पे डेबिट किया था भैया, किया था ना, किया था ना, क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट बांट रहे थे हम एक तरह से, ठीक है। बट यहां पर ध्यान दीजिए जरा, अगर आपने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया है तो ये फर्म की इनकम है, ठीक है जी। तो जरा इसके एंट्री देख के चलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और फिर हम इसे क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये फर्म का क्या है, फायदा है भैया, तो क्रेडिट होगा ही होगा। और इनका क्या था, नुकसान था, तो इनके यहां से डिडक्ट हो रहा है, इनको डेबिट होगा। आई होप यहां तक बात समझ में आती है। ठीक है जी ठीक है। अभी मैं जो सैलरी वाला पॉइंट है ये भी आपको नहीं करा रहा मैं, क्योंकि मैं सारे पॉइंट एक साथ नहीं करा था, मैं उतना ही आपको पॉइंट कराऊंगा जितना आपको हजम हो जाए, धीरे धीरे ग्रेजुअली चलेंगे यार, ठीक है, हर एक टॉपिक करेंगे, ठीक है। मुझे एक और चीज़ बतानी थी बस आज की क्लास में आपको, और फिर उसके बाद हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है जी। जिसका मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आइए 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 भैया आइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक था, ये वाला टॉपिक था। नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अनलेस इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड अमंग द पार्टनर, अगर उनके आपस में सहमति हो रखी है तो हम करेंगे भैया, फिर वैसे नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो क्रेडिट होती है एट द एग्रीड रेट विद रेफरेंस टू द टाइम पीरियड फॉर विच कैपिटल रिमेन्ड इन बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब क्या, आपने पैसे लगाए, मान के चलिए आपने स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए लगाए हुए थे, अप्रैल में आपका ईयर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बट आपने आके 1 जनवरी को इसमें से 2 लाख रुपए निकाल लिए, अब वहां पर 3 लाख रुपए का बैलेंस शो हो रहा है। तो अब ये बताइए भैया जरा मेरे को कि क्या क्या आपको जो इंटरेस्ट है वो पूरे 5 लाख पे मिलना चाहिए कि 3 लाख पे, सोच के यार आराम से। अब आप कहोगे सर 5 लाख पे मिलना चाहिए, कुछ कह रहे होंगे सर नहीं सर पैसे तो बाद में 3 ही लाख रह गए थे, 3 लाख पर ही मिलना चाहिए। तो भैया सुनिए जरा, आपके 5 लाख रुपए कितने टाइम तक वहां पर बिजनेस में लगे रहे, तो देखिए अप्रैल से दिसंबर तक, यानी कि 9 मंथ का ब्याज मिलेगा 5 लाख पे, और 3 लाख रुपए आपके जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने लगे रहे, तो 3 लाख पे 3 महीने का ब्याज मिलेगा। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है जी। और ये ऐसा ऐसा कब होता है, तो ये देखिए जनरली प्रोवाइडेड इन फॉलोइंग 2 कंडीशंस। पहली बात, जब पार्टनर जो है वो अनइक्वल अमाउंट क्या करते हैं वहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी ने 5 लाख लगा रखे हैं, किसी ने 15 लाख लगा रखे हैं, मतलब उनमें कैपिटल में जो है फर्क है,
ठीक है, उनके प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से उनकी कैपिटल नहीं है। ठीक है जी, तो फिर इन दैट सिचुएशन क्या होता है कि फिर ये एक अच्छा तरीका है जिससे कि जस्टिस हो सके। फिर वो कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, जिसकी कम लगी हुई उसको कम इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी ज्यादा लगी हुई उसको ज्यादा इंटरेस्ट। ठीक है, एंड देन देयर इज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज सेम बट प्रॉफिट शेयरिंग इज अनइक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग अनइक्वल है, तो उस चीज को मिटिगेट करने के लिए क्या होता है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है फर्म के द्वारा पार्टनर्स को। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखोगे सर प्रैक्टिकल नहीं करवाते क्या? करवाएंगे भाई, सब करवाएंगे, सब करवाएंगे। ठीक है, when there are both addition and withdrawal of capital by the partners during a financial year, the interest on capital is calculated as follows। इसको जस्ट पढ़ लेना है बच्चा, और कुछ नहीं करना है। ठीक है जी, इसको जस्ट पढ़ लेना है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट जो है वो अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, बट ये मैं आपको आज नहीं करा रहा। वाई सर, काफी थक गए हैं, काफी भारी भरकम बढ़ा दिया सर आप। पढ़ाने पड़ेगा भाई, मजबूरी है। काहे है मजबूरी? क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बैच है और कंटेंट इसमें मैं सारा लेके चलूंगा, बट मुझे उसका ऑर्डर जो है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, और ये आपका टाइमली कंप्लीट भी होना है एग्जाम से पहले पहले, तो इसलिए अब तक जो आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है जी, और फिर नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तब तक का वेट करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।